नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे मौसम की, बढ़ते तापमान की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि फरवरी के महीने में मौसम की गर्मी ने हर किसी को अचंभे में डाल दिया है। फरवरी में ही तापमान सामान्य से 7 से 10 डिग्री ऊपर पहुंच गया है। 7 राज्यों में असमान रूप से उच्च तापमान देखा गया है, जैसा आमतौर पर मार्च महीने में देखने को मिलता है। मार्च जैसी गर्मी का एहसास कराने वाले इन राज्यों में उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब शामिल हैं। दिल्ली में तापमान फरवरी के महीने में ही 33 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से 60 डिग्री अधिक है। फरवरी में गर्मी का एहसास क्या संकेत है इसका? ये कैसा मौसम है? आखिर क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? क्या फसलों पर इसका कोई असर होगा? अचानक कभी सर्दी कभी गर्मी, मौसम एक पहेली सा बन रहा है। ये वो मुद्दे हैं जो चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं। इसलिए मुद्दा आपका में जो मौसम का हाल है उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उषा मीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उषा जी, आपका स्वागत है। उषा जी प्रोफेसर हैं पर्यावरण विज्ञान स्कूल जेएनयू की। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह जी से, जो राष्ट्रीय प्रोफेसर हैं ICAR NIBP से। डॉक्टर नागेंद्र जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं डॉक्टर नरेश कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के। नरेश जी, आपका भी स्वागत है और शुरुआत मैं आप ही से ही करूंगा। ये कैसा मौसम है कि फरवरी में जब हल्की सर्दी होती है उसमें गर्मी का एहसास हो रहा है, पंखे चल रहे हैं, नौबत AC तक की आ रही है। कैसा मौसम है ये, क्यों है? जैसे आप बता रहे हैं, काफी दिनों से जो मेनली मैक्सिमम टेम्परेचर्स हैं अब नॉर्मल हैं 4 से 6 डिग्री तक। और ऑलमोस्ट अगर आप इस समय क्या होता है कि जनरली जब फरवरी खत्म होता है, मार्च होता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर जनरली महाराष्ट्र और गुजरात में पाए जाते हैं। लेकिन इस समय क्या है कि ये टेम्परेचर अभी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सभी जगह में अब नॉर्मल ही है। तो उसका मेन रीजन तो एक ये है कि इसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से काफी ज्यादा लिंक कर सकते हैं हम। जनरली जब भी कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आता, मीन जो प्लेन्स पे रेनफॉल एक्टिविटी नहीं देता, तो उसके कारण क्या होता है कि क्लियर स्काई रहता है, और क्लियर स्काई और क्लाउड फ्री रहने से टेम्परेचर में काफी ज्यादा इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा जाता है। और इसलिए आज की डेट में मैक्सिमम जो रेंज है अप टू 37 डिग्री सेल्सियस राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इवन इधर उड़ीसा, झारखंड सभी जगह में इतने टेम्परेचर्स हैं। और पंजाब हरियाणा में थोड़े से कम है, अप टू फिर भी 34-35 डिग्री सेल्सियस तक है, जो सामान्य से 4 से 5 डिग्री अबव नॉर्मल। जी बिल्कुल। उषा जी, आप कैसे देखती हैं मौसम के इस हाल को? क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं। अचानक गर्मी का एहसास, और ऐसी गर्मी जिसका एहसास मार्च में होता था, फरवरी में ही एहसास हो रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? क्यों मौसम इस तरह करवट ले रहा है? एक्चुअली सबको पहले नमस्कार। आप जैसे बिल्कुल नरेश जी ने बताया कि फरवरी में ही, इनफैक्ट हम कहें तो मंडे को ही जो हमारा टेम्परेचर था वो 33.6 डिग्री सेल्सियस था, जो लास्ट 1969 के बाद इतना हाई, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट फरवरी डे ऑब्जर्व किया गया है। तो टेम्परेचर बढ़ने के लिए जो कारण है इस तरह का, ये तो क्लाइमेट चेंज को एक मेन कारण बताया ही गया है, जिसमें क्लाइमेट चेंज में कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन हो रहा है डिफरेंट एक्टिविटीज से, वो रेस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ हम लोग जितना लैंड कवर पैटर्न्स को जितनी फास्टली चेंजेस कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उसके कारण और डेवलपमेंट के कारण बहुत ज्यादा लैंड कवर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा बिल्टअप एरिया बढ़ रहा है, साथ ही साथ हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, और इनके कंसंट्रेशन के कारण, बढ़ने के कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर में एवरेज टेम्परेचर जो है उसका सरफेस ऑफ अर्थ का वो बढ़ रहा है। और इसके काफी सारे अलग अलग इम्पैक्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ये भी पता चला कि जो अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है
जो कि हमारा ट्वेस्टिक ग्लेशियर है वो भी मेल्ट हो रहा है, और उसके मेल्टिंग के कारण ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगर वो मेल्ट हो गया तो अराउंड हमारा 1 मीटर सी लेवल राइज हो जाएगा, जो हमारे काफी सारे कोस्टल रीजन्स को डुबो देगा। कोस्टल हमारी जो रीजन्स है डिफरेंट वर्ल्ड के। तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज के लिए मैं तो कहूंगी कि जो मुख्य कारण है वो है हमारा डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं जिस टाइम में, उसमें डेवलपमेंट में भी हम डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज जो कर रहे हैं, साथ ही साथ जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज पे अभी भी हमारी रिलायंस है। जबकि हम कहेंगे कि इंडिया ने तो काफी शिफ्ट किया है, हमने रिन्यूएबल सोर्सेज में सोलर एनर्जी में अपने आप को स्ट्रेंथन किया है, साथ ही साथ हम और भी न्यू पॉलिसीज ला रहे हैं जिससे हमारी रिलायंस जो है फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी पे कम हो। लेकिन ये हम सबको मानना होगा कि आज भी विश्व में बहुत सारे देश अपनी एनर्जी डिमांड्स को जो मीट करते हैं वो फॉसिल फ्यूल से ही कर रहे हैं, जो कि एक मेजर सोर्स है एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन का, जो कि हमें क्लाइमेट चेंज कॉज करता है। और क्लाइमेट चेंज के ही ये इम्पैक्ट हैं जिसके कारण हमें ये क्लाइमेट वेरिएबिलिटी महसूस कर रही है। आज ही आप सबने देखा, कल तो मंडे को तो हम इतना टेम्परेचर हाई देख रहे थे, और आज सुबह सुबह 7:45 बजे के करीब हम सबने देखा कि पूरी दिल्ली को एक फॉग ने, डेंस फॉग ने ढक लिया था, जिसके कारण कितनी सारी हमारी फ्लाइट्स को भी ऑल्टर कर दिया गया। तो बिल्कुल ये सब बिल्कुल, मैं इसी चीज को समझना चाह रहा हूं कि अचानक मौसम बदल रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी। डॉक्टर नागेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं मौसम के इस मिजाज को, इस बदलाव को? आप क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? जी नमस्कार। जैसा उषा जी ने बताया, मुख्य दो तरीके की चीज़ें हैं। एक तो जो लोकल बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह तो देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक वजह हो सकती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जो हम फॉसिल फ्यूल को जो जला रहे हैं जैसे कोयला है, गैस है, ऑयल है, इसकी वजह से औसत टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है धरती का, और उसकी वजह से जो है फ्लक्चुएशंस भी हो रहे हैं, प्रेसिपिटेशन बढ़ रहा है, जैसे कि बरसात ज़्यादा हो रही है लेकिन बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पर अचानक ज़्यादा बारिश हो जा रही है, फिर कहीं सूखा पड़ जा रहा है। तो जो देखा जाए कि लॉन्ग टर्म में तो ग्लोबल वार्मिंग इसका एक मुख्य रीजन है, और वैसे जो लोकल फ्लक्चुएशंस होते हैं जैसा कि नरेश जी ने बताया, वो भी एक वजह होती है। कि पीछे जाएं 2 महीना पहले तो बहुत ज़्यादा ठंडक थी, कई सालों के रिकॉर्ड टूटा जिसमें कि ठंड बहुत ज़्यादा थी जी। तो उसमें कोई कह सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग कहाँ है, तो बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को हम ऐसे परिभाषित करते हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और जो नाइट टेम्परेचर है और एवरेज टेम्परेचर अपनी निश्चित रूप से बढ़ रहा है। और इसके लिए दो तरीके हैं, या तो हम इसके कारण को दूर करें कि इसमें हटने की कोशिश करें, तो उस पर हम बात कर सकते हैं। सबसे कृषि पे इसका प्रभाव पड़ेगा। उपज जो है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, खास करके गेहूं में रिडक्शन, बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाएगा। पिछले साल जो है 5 मिलियन टन करीब कम हो गया था अनुमान से। तो हम लोग वैरायटी प्रजातियां विकसित कर रहे हैं जो कि जी, गर्मी को मैं ये इसका फसलों पे क्या असर होगा आपसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन डॉक्टर नरेश कुमार जी, मैं दुनिया की बात अगर आपसे करूं, क्योंकि भारत में ही ये परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, मौसम के जो मौसम का मिजाज बदल रहा है ये देश में, अपने ही देश में देखने को नहीं मिल रहा है। यूरोप में भी अलग तरह की एक तस्वीर देखने को मिल रही है। यह बदलता हुआ जो जलवायु परिवर्तन का कारण है, इसके पीछे क्या वजह है जो दुनिया का मौसम बदल रहा है? देखिए, अगर आप इंडियन एस्पेक्ट से बात करें, लास्ट ईयर भी मार्च और अप्रैल वाज वेरी मच अनयूजुअल। उसके पीछे अगर साइंटिफिक रीजन की बात करें कि लास्ट ईयर क्या था, नॉर्थ पोल में जो टेम्परेचर्स थे वो अराउंड 4 to 6 डिग्री अब नॉर्मल हो गए। और नॉर्थ पोल ज़्यादा वार्मिंग होने से क्या होता है कि उसके टेम्परेचर्स पे जो जेट स्ट्रीम बनता है उसको कंट्रोल करता है, और जेट स्ट्रीम इज एसोसिएटेड विद वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, जो जेट स्ट्रीम है वो थोड़ा नॉर्थ में शिफ्ट हो गया, और अकॉर्डिंगली जो जितने भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आए वो हमारे एक्सट्रीम हिमालयस पे उसने इम्पैक्ट किया, लो रीजन में नहीं आया। वही लास्ट ईयर मेजर रीजन था। उसके कारण क्या हुआ कि मार्च में जितने भी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रहे, उसके बाद WD ना आने से, जैसे अभी हो रहा है हमारा फरवरी मंथ में WD का फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो, सॉरी
प्लेन्स पे कम होने से उसके कारण क्या हुआ कि क्लियर स्काई हुआ और क्लियर स्काई के कारण ही टेम्परेचर बढ़े। और दूसरा रीजन क्या था कि इन मंथ ऑफ मार्च और एक एंटी साइक्लोनिक हाई प्रेशर जोन बन गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हाई प्रेशर जोन बनने से क्या हुआ कि वहां के टेम्परेचर्स मार्च में ही 45 डिग्री तक टच करें। तो जो हवाएं हमारी होती हैं वेस्टर्ली होती हैं, उसके कारण जब दूसरा कारण था वो विंड वहां से आने से जो हमारे सारे रीजन में टेम्परेचर्स काफी ज्यादा मीन इवन 4 to 8 डिग्री अब नॉर्मल प्रिवेल किए। और अभी भी इस फरवरी में ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियो ही है। अभी आगे हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे देखते हैं आगे क्या होता है। तो विद इन 6-7 डेज हम कोई उम्मीद नहीं कर रहे कि जितने टेम्परेचर्स प्रिवेल कर रहे हैं ऑलमोस्ट वैसे ही रहने वाले हैं। और जैसे जो कल आप बात कर रहे हैं, जो कल फॉग हुआ उसका रीजन क्या था कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, उसका एक इंड्यूस सिस्टम, इंड्यूस में लो लेवल में भी उसका एक लो प्रेशर जोन था, वो हरियाणा के ऊपर था। तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहा और मॉइस्चर आने से क्या हुआ कि WD निकला विंड नॉर्थ वेस्टर्ली से, ऑल ऑफ सडन टेम्परेचर्स में थोड़ी गिरावट आई और उसके कारण ही ये फॉग फॉर्मेशन हो गया। जी नरेश जी, प्रकृति पे मौसम पे किसी का बस नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की स्थितियां पैदा हुई हैं। मैं सिर्फ इतना समझना आपसे चाहता हूं कि जिस तरह का ये बदलाव मौसम के मिजाज में देखने को मिल रहा है, जो मौसम करवट लेता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, इसका मानसून पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अब अगले 2-3 महीने बाद हम मानसून की चर्चा कर रहे होंगे। आप उसको कैसे देखते हैं कि ये जो बदलाव है इसका मौसम पे, जो हमारे बदलते हुए मौसम है, उस पर क्या असर होगा? देखिए अभी इतना मानसून का अभी टाइम है जी। तो जनरली जो हम फोरकास्ट देते हैं 6 to 7 डेज, जहां हमारा जो मंथली फोरकास्ट होता है, तो इस टाइम जे कोई इस पे मानसून में कमेंट करना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ। जनरली मार्च अप्रैल के, मेनली अप्रैल के भी टेम्परेचर वॉच करेंगे, उसके बाद IMD कैन कमेंट समथिंग अबाउट मानसून। जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, ये असामान्य स्थिति तो नहीं है जो मौसम में हम ये बदलाव देख रहे हैं जो? जी जी जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। उषा जी, आप कैसे देखती हैं इसको? क्योंकि कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों का हम देखते हैं, गर्म भाभी पहाड़ हो रहे हैं, और यूरोप की जो खबरें आती हैं वो भी गर्मी का आशंका बढ़ाती कि तापमान धरती का बढ़ रहा है लगातार। पेरिस समझौता भी आपके सामने है। आप एकदम सही कह रहे हैं कि देखिए ये स्थिति सामान्य तो नहीं है, लेकिन हम सबको एक चीज तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अभी तक जो लोग कहते थे कि क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये तो एक नेचुरल चेंजेस हैं, लेकिन अब ये स्टैब्लिश हो चुका है कि पर्यावरण, ये हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसके अपने इम्पैक्ट्स भी हैं। तो जब जलवायु ये और इम्पैक्ट्स जो हैं इसमें डिफरेंट आते हैं, जैसे ये वेदर रिलेटेड जो है क्लाइमेटिक, हम उसको कहते हैं कि अब जो नंबर ऑफ क्लाइमेटिक एक्सट्रीम इवेंट्स होंगे, जैसे बहुत ज्यादा फ्लड्स का आना, बहुत ज्यादा ड्राउट्स का होना, या हमारी एक्सट्रीम हीट इवेंट्स होना, जैसे हमने पिछले साल गर्मियों में हम लोगों के यहाँ पे हीट इवेंट्स, एक्सट्रीम हीट इवेंट्स भी बहुत थे। तो इस तरह की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इन सारे इवेंट्स की, जिसको हम कहते हैं क्लाइमेटिक एक्सट्रीम इवेंट्स, इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ इनकी ड्यूरेशन भी बढ़ेगी आने वाले समय में। बट उसी चीज को रोकने के लिए हमारा IPCC के अंदर में ये लाया गया कि हम लोग सारे देश, विश्व के सारे देश मिलके कुछ इस तरह से प्रयास करें कि इस सेंचुरी के अंत तक हमारा जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि अभी हमारा टेम्परेचर अराउंड 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, जिसके कारण ये सारे इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि जलवायु नहीं सीजन्स में शिफ्ट हो रहा है, एक्सट्रीम मतलब जो फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन एक्सट्रीम इवेंट्स की वो सब लोग महसूस कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइवलीहुड और इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखने को मिलता है। अभी आपने देखा कि अमेरिका में कितने सारे क्षेत्रों में वहां पे फ्लड्स आए हुए थे। उसके साथ हमने 2018 में अपने केरला में भी देखा कि कितने तरह के फ्लड्स आए हुए थे। तमिलनाडु में हम समर्स में देखते हैं कि वाटर शॉर्टेज हो जाती है इतनी ज्यादा, तो ये ड्राउट्स का डिक्लेरेशन हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब क्लाइमेटिक एक्सट्रीम इवेंट्स हैं। तो पहले ये डिकेड्स में हम कभी सुनते थे कि आज हम कहते थे पहले कि भारत में तब हमारे यहाँ सूखा पड़ा था, लेकिन अब इस तरह के इवेंट्स की जो आने की ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी, और साथ ही साथ वो काफी ड्यूरेशन तक परसिस्ट करेंगे, ये अनुमान लगाया गया है जो लोग क्लाइमेट चेंज साइंस के ऊपर रिसर्च करते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर नागेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं फसलों के लिहाज से, किसान के लिहाज से, खेती के लिहाज से, क्योंकि मौसम का जो तापमान बढ़ा है,
जो फरवरी में गर्मी का एहसास हो रहा है, क्या इसका असर इस मौसम की फसल पर, या जैसा कहा जा रहा है गेहूं पर, उस पर असर पड़ सकता है, उसकी उपज पर? एक केंद्र के स्तर पर एक कमेटी भी बनाई गई है इस बात का अध्ययन करने के लिए, जो 7 राज्यों का दौरा करेगी। इसको आप कैसे देखते हैं, इस असर को? कितना असर होगा इसका? जी, निश्चित रूप से इसका असर होगा। और मुख्य रूप से इस समय जो पकने वाली फसल है, जो हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो गेहूं के ऊपर जब उसमें दाने में भरता है, जब दाना मिल्किंग स्टेज जब होती है, उस समय टेम्परेचर 1-1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से मिलियन टन्स जो है उपज कम हो जाती है। तो इसमें निश्चित रूप से असर पड़ेगा। और इसके लिए बचाव के लिए है कि किसान भाइयों को अभी तो देर हो चुकी है, लेकिन हमने नई नई प्रजातियां विकसित की हैं जी, जो कि गर्मी सहन करने की जिनकी क्षमता है। तो उसमें यह है कि पुरानी प्रजातियों को न उगा करके नई प्रजातियां अगर उगाएं तो उस पर कम असर पड़ता है, लेकिन फिर भी असर तो पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जानवरों पर भी असर पड़ेगा, उनकी उत्पादकता पर, गर्मी की वजह से। अब देखते हैं कि कहीं पर किसान कूलर लगाते हैं, और जो जर्सी नस्ल की गायें जो हाइब्रिड होती हैं उनमें तो और ज़्यादा असर पड़ता है, देसी में कम पड़ता है। लेकिन निश्चित रूप से हर चीज़ पे असर पड़ेगा। और इसके लिए कि हम कैसे इसको मैनेज करते हैं, हीट को कैसे कंट्रोल करें लोकली, जानवरों के लिए तो कर सकते हैं कंट्रोल, कूलर पंखे वगैरह लगा करके, लेकिन जो खेत में ऊपर जो बाहर है उस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जी, तो वो सब प्रकृति के ऊपर ही है। जी। डॉक्टर नागेंद्र जी, नई प्रजातियों की जो आपने बात कही, उसको लेकर क्या अनुसंधान हुआ है? किस तरह की नई प्रजाति उभर के सामने आ रही हैं? देखिए, जो हमारी ट्रेडिशनल प्रजातियां थी, चाहे धान की, गेहूं की, या जो मिलेट्स वगैरह हैं, वो तो प्राकृतिक रूप से ही ज़्यादा इस सब को सहन करने की क्षमता होती है। लेकिन जो हमारे मुख्य उत्पाद धान और गेहूं है, जो हमारी खाद्य सुरक्षा का मुख्य स्तंभ जो है, उसमें जब हमारी पुरानी प्रजातियां थी उनमें ये सहन करने की क्षमता थी, क्योंकि वो ऐसे विकसित हुई थी सूखा में, बाढ़ में। और जब हमने नई ग्रीन रेवोल्यूशन में जो वैरायटी लाए, उसमें केवल उत्पादकता पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, और उसमें हमारे पास खाद पानी सब प्रचुर मात्रा में था। तो इसमें जो नई प्रजातियां स्टीव थी। लेकिन पिछले 10-15 साल हम लोगों ने उस तरह के जीन खोजे हैं जो अपनी परंपरागत प्रजातियों से, और उसको नई हाई यील्डिंग में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो अभी जो है धान में भी, गेहूं में भी, चने में ऐसे प्रजातियां बनाई गई हैं जिन पे इसका कम असर पड़ेगा, सूखे का और गर्मी का कम असर पड़ेगा। तो उसमें आवश्यकता है कि किसान को जागृत रहें और शुरू में ये समझ के चलें कि ये होने ही वाला है, सूखा पड़ेगा ही, गर्मी पड़ेगी ही। तो हम नई प्रजातियों को जितनी जल्दी से जल्दी अपना लें तो वो हमारा फ़ायदेमंद होगा। तो जो आपने शोध की बात कही, शोध लगातार हो रहा है। जितनी भी हमारी फसलें हैं सबके जीनोम, मुख्य रूप से सबका जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, और कहाँ पर जीनोम में कौन से गुण हैं जिसकी वजह से इनमें सूखा, बाढ़ और खारापन और गर्मी, इसको बहुत पहले ही रियलाइज़ किया गया था। जैसे 10-15 साल पहले से ही सारी जो गवर्नमेंट की एम्फेसिस है वो क्लाइमेट रेजिलियंस पर काफ़ी है। क्लाइमेट रेजिलियंस और न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ये दोनों पे काफ़ी रेजिलियंस है, और इसी में रिसर्च ज़्यादा हो रहा है और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, मौसम का असर फसलों पर, उत्पादन पर खासा पड़ता है। डॉक्टर नरेश कुमार जी, अगर हम पर्यावरण की बात करें तो उस लिहाज से मौसम की जो स्थिति है हमारे देश में, अलग अलग अगर उसकी बात करूं, सर्दी, बरसात, गर्मी की, उसमें भी समय समय पे बदलाव देखने को मिलते हैं। अचानक बहुत अधिक बरसात हो जाना, गर्मी बढ़ जाना, अत्यधिक गर्मी का बढ़ना, सर्दी का जो समय होता है वो कम हो जाना, इसको आप बदलाव को कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले काफी अरसे में ये बदलाव देखने को लगातार मिल रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि दिस इज ट्रू, जैसे अगर आप लास्ट टू लास्ट ईयर बात करें तो ऑलमोस्ट जो हीट वेव के एपिसोड थे ही नहीं, ऑलमोस्ट 0 थे। उसका रीजन क्या रहा कि ऑलमोस्ट आपका मार्च से लेके मई तक कंटिन्यूस थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती रही,
क्लाउडी रहा एटमॉस्फेयर, उसके कारण हीट वेव डेवलप नहीं हो पाया। बट सिमिलरली जैसे आप कहते हैं मानसून में भी बहुत बारी ऐसा ही होता है, कई बारी देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएबिलिटी आल्सो, डिपेंड्स अपॉन कि कितने सिस्टम फॉर्मेशन होते हैं, लो प्रेशर जोन बनते हैं और कैसे उनका मूवमेंट होता है, दैट कंट्रोल्स द रेनफॉल एक्टिविटी ओवर द रीजन्स। दैट इज वेरी मच ट्रू। जी। एक सवाल मेरा आपसे और है नरेश जी, क्योंकि बात मौसम की है, इसलिए मैं आपसे ही समझना चाहता हूं। अगर मैं पहाड़ों की बात करूं तो पहाड़ का मौसम भी अक्सर अब देखने में गर्म पहले से अधिक हुआ है। बदलाव पहाड़ों पर भी देखने को मिल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जी जी जी। इस सब के पीछे वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, जो क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं डॉक्टर उषा, आई थिंक दे कैन शी कैन कमेंट बेटर। लेकिन जैसे अब की बात करें, अभी क्या रहा कि इस बारी जो सिस्टम आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, उसका जो मेजर इम्पैक्ट रहा वो जम्मू कश्मीर में रहा, और हिमाचल और उत्तराखंड में काफी हद तक आपका क्लियर स्काई रहा। वही एक रीजन है कि उसमें कोई क्लाउडी डेवलपमेंट ना होने से, वेदर ना होने से इनके जो टेम्परेचर है, जैसे शिमला का भी टेम्परेचर वन ऑफ द हाईएस्ट रहा इस बारी, तो वही एक रीजन है कि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गए उसमें। तो दिस इज सो मच थिंग्स स्पेसिफिकली इन हिमालय रीजन। अगर विंटर की बात करें तो इट इज मेजरली रिलेटेड विद द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जी। डॉक्टर उषा जी, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? क्योंकि बात केवल मैदानी क्षेत्रों की नहीं है, जो हिमालय रेंज है, अगर पहाड़ों की मैं बात करूं तो पहाड़ों पर भी तमाम शहरों का तापमान पहले से अब गर्म हुआ है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, एक बदलाव वहां भी देखने को मिलता है। आप कैसे देख रही हैं इस बदलाव को? जी, ये बदलाव जो है डिफरेंट फैक्टर से होता है। हर जगह ये बदलाव है, प्लेन्स में भी ये बदलाव है, पहाड़ों पे भी ये बदलाव है। और इन बदलावों के लिए दो तरह के फैक्टर्स जो हम कहते हैं, एक तो लोकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ग्लोबल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लोकल फैक्टर्स में ये है कि वहाँ पे किस तरह का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, कितना पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है, कितना उस पर लोड आ रहा है। जैसे पहाड़ों पे टूरिस्ट लोग भी बहुत आते हैं, कितना टूरिज्म लोड है। उसके अलावा इन सब के साथ एडिशनल आपका आ जाता है कि ग्लोबल फैक्टर मीन्स वहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट में टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन कैसे वहाँ पे चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेशन पैटर्न। उसके साथ साथ वहाँ की जो फार्मिंग एक्टिविटीज हैं वो कैसे शिफ्ट हो रही है। जैसे पहाड़ों के ऊपर तो ये बदलाव बहुत ज्यादा, हम कहें कि उसका जो सबूत है ये है कि हम लोग सुनते हैं कि जो एप्पल कल्टीवेशन बेल्ट है वो पहाड़ों में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। जी। जो पहले लोग एप्पल्स का कल्टीवेशन करते थे वो नीचे पहाड़ों में थोड़ा बीच के लैटिट्यूड्स में करते थे, लेकिन अब वो हायर एल्टीट्यूड्स पे जाकर वो पहाड़ों में एप्पल कल्टीवेशन करें, क्योंकि उन्हें नीचे वाले एल्टीट्यूड्स में वो टेम्परेचर ही नहीं मिल रहा कि वो सेब की फसल को उगा सके। इसी तरह से वहां पे सेब की फसल की जगह दूसरी फसल आ गई है। ये तो हुआ हमारा फसलों। इसी तरह से हमारी जो जैव विविधता है वो भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रही है। बायोडाइवर्सिटी जो है, हमें काफी सारी स्पीसीज जो है हमारी वो एक्सटिंक्ट हो रही है, या फिर उनका जो हमारा जो ज्योग्राफिकल रेंज है वो शिफ्ट हो रहा है। जो लोअर एल्टीट्यूड्स पे पहले मिलती थी अब वो हायर एल्टीट्यूड्स पे मिल रही हैं, और लोअर एल्टीट्यूड्स वाली अपर एल्टीट्यूड्स वाली स्पीसीज को रिप्लेस कर रही हैं। लाइवलीहुड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के, क्योंकि हमारा जो इस तरह का जो टेम्परेचर या कोई भी क्लाइमेटिक एक्सट्रीम इवेंट होता है ये सोशली भी लोगों को बहुत इम्पैक्ट करता है। जैसे हम कहें कि जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो वो उनके जो डेली बेसिस वाले जो हमारे लोग होते हैं उनके लाइवलीहुड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह से हर एक सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल हर एक एस्पेक्ट पे जो है हमारा ये मौसम के परिवर्तन का विशेष मतलब अंतर असर पड़ता है। जी। उषा जी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया जा रहा है और भारत इसमें एक बहुत सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। अपने देश में भी तमाम तरह की नीतियां सरकार बना रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी स्वच्छ वातावरण के लिए पहल की जा रही है। इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि मुद्दा जो है जलवायु परिवर्तन का है, दुनिया के तापमान से जुड़ा है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? जो भारत ने ये हमारा जो स्टेप इसमें अग्रसर रोल निभाया है क्लीन एनर्जी और क्लीन डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन डेवलपमेंट में, ये बहुत ही रिक्वायर्ड स्टेप है। ये सिर्फ भारत को ही नहीं विश्व के सभी देशों को लेना है, क्योंकि हम लोग, एक तो हमें पता है 3 हमारी मेजर ट्रीटीज हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज के लिए है कन्वेंशन ऑन UNFCCP, उसी तरह से हमारा कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, दूसरी तरह से हमारा कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन, कॉम्बर्टिफिकेशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन है। और भारत इन तीनों कन्वेंशंस का सिग्नेटरी है। उन तीनों कन्वेंशन का सिग्नेटरी होने के नाते ये हमारा
ये हमारे लिए ऑब्लिगेशन है, साथ ही साथ ये हम कहते हैं हमारा कमिटमेंट है कि हम उनको मीट करेंगे, उनके अंदर जो हमारे टारगेट्स हैं। तो क्लाइमेट चेंज में जब मैं कह रही थी कि जो मेन कॉज है वो है ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस के गैसेस के बढ़ने के कारण सरफेस का अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो उनका मेजर इम्पैक्ट है कि हम कैसे उस कंसंट्रेशन को बढ़ने से रोकें। और ये उसका मेन कॉज मैंने बताया था कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेस को हम यूज करें, उन्हीं के रिप्लेसमेंट के लिए हम जब कह रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। क्यों? क्योंकि हम अपनी डिपेंडेंसीज जो है फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेस के ऊपर कम कर रहे हैं। दूसरा, इसी में आपने बताया कि हमारी जो बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के लिए भी हमारे कमिटमेंट है कि हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करेंगे। तो हमने मेंबर ऑफ अपने नेशनल अभी रिसेंटली हमने 75 अपनी रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन साइट्स, तो हर एक क्षेत्र में, सिर्फ भारत जो है सिर्फ एनर्जी के क्षेत्र में ही नहीं, अपनी तरफ से पूरी तरह भारत में, मतलब मैं कहूंगी कि, और साथ ही साथ जैसे सर अभी बता रहे थे, मैं चाहती हूँ कि हम जो फसलों की नई प्रजातियां, इसी के साथ जो हमारा मिलेट मिशन लेकर आए हैं, मिलेट्स को एक तरह से माना जाता है कि ये क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप है। बहुत बड़ा मुद्दा ये भी। पानी में बहुत ज्यादा उपज भी दे सकती है और हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी है। तो ये सिर्फ एक मिशन नहीं, बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जो हम मौसम के जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए डिफरेंट पॉलिसी के अंतर्गत इंप्लीमेंट होगी। जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, डॉक्टर नगेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं ऐसी स्थिति में किसानों को आप क्या राय देना चाहेंगे, क्योंकि मौसम का समय समय पे बदलता मिजाज कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा किसान को चिंता में डालता है, प्रभावित करता है। जी, ऐसे में तो यही सुझाव रहेगा कि जो जलवायु प्रतिरोधी जो वैरायटी निकल रही है नई नई, उसको जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करें, क्योंकि उनमें जो है सहन शक्ति ज़्यादा होती है। और दूसरा है कि मिलेट लगाएं जो नेचुरली ज़्यादा सहन शक्ति वाली होती हैं। और एक और चीज़ करना है किसानों को। पहले क्या होता था, हर गांव में बहुत से ताल पोखरे होते थे, बाग बगीचे होते थे, वो नेचुरली हीट को एब्जॉर्ब करते थे। जैसे आप कूलिंग इफेक्ट होता है, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ होते हैं वैसे वहाँ पर 2-3 डिग्री, जब अपने पूसा कैंपस में जाते हैं जहाँ रिहायशी इलाकों में से 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर होता है, क्योंकि जब पानी भाप बनता है, अवस्था परिवर्तन होता है, तो गर्मी वातावरण के कूलन करता है। और आजकल जाइए गांव-गांव में कहीं न बाग बगीचे देखने को मिलते हैं, न ताल पोखरे मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगाएं, अपने कृषि वानिकी पे ध्यान दें, अपने गाँव में खेतों पे, और पानी का संचय करें। इससे भी जी, सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध बिल्कुल जाहिर सी बात है, प्रकृति पे बस नहीं है, लेकिन मौसम बदलता है तो जाहिर सी बात है मुद्दा बनता है, क्योंकि मौसम एक पहली सा बन रहा है कि अगर फरवरी में मार्च का एहसास हो रहा है, गर्मी का एहसास हो रहा है, जाहिर सी बात है चर्चा होगी। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।